हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि भारत में आपराधिक मामलों को नियंत्रित करने के लिए 3 अहम कानून हैं, जिनमें पहला है आईपीसी, दूसरा है सीआरपीसी और तीसरा है एविडेंस एक्ट। दोस्तों, इसी तरह दीवानी मामलों का निपटारा करने के लिए सीपीसी यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता होती है। आपराधिक मामलों को नियंत्रित करने वाले तीनों कानूनों के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में बता चुके हैं, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता के बारे में। दोस्तों, आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर और एविडेंस एक्ट वाले वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप उन वीडियो को वहां जाकर देख सकते हैं। आइए जानते हैं सीपीसी क्या है। सीपीसी का पूरा नाम है सिविल प्रोसीजर कोड या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिसको हिंदी में नागरिक प्रक्रिया संहिता या दीवानी प्रक्रिया संहिता और इसे व्यवहारिक प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं और आम भाषा में इसे सिविल प्रक्रिया संहिता भी कहा जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता ही एक ऐसा कोड है जो सिविल मामलों के संबंध में अदालतों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। सिविल मुकदमों पर निर्णय देते समय न्यायालय द्वारा पालन की जाने वाली आवश्यक प्रक्रिया और मानकों को ही सिविल प्रोसीजर यानी सिविल प्रक्रिया कहा जाता है। सिविल प्रक्रिया आपराधिक प्रक्रिया के मुकाबले थोड़ी कठिन होती है। इस संहिता में एक व्यवस्थित प्रक्रिया दी गई है, जिससे पता चलता है कि कोई भी मुकदमा किस प्रकार प्रारंभ होकर समाप्ति तक जाएगा। सिविल प्रक्रिया में दिए गए नियमों से साफ पता चलता है कि सिविल मुकदमों को कैसे शुरू किया जा सकता है, मुकदमों की सुनवाई किस किस प्रकार से होती है, कथन यानी बयान कैसे लिए जाते हैं, किस किस प्रकार के आवेदन किए जा सकते हैं और किस प्रकार के आदेश दिए जा सकते हैं, निक्षेपण यानी बयान का समय और तरीका क्या होता है, इन सभी के बारे में सिविल प्रक्रिया में बताया गया है। दोस्तों, आसान भाषा में कहें तो किसी भी सिविल मुकदमे को शुरू करने से लेकर उसके निपटारे तक और उसके बाद उसकी डिक्री के निष्पादन के लिए न्यायालय की अपनी एक लिखित प्रक्रिया होती है, क्योंकि अगर यह प्रक्रिया निश्चित न हो तो बहुत सी समस्याएं आएंगी और मुकदमे के निपटारे में असाधारण देरी हो सकती है। ऐसी ही समस्याओं से बचने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता बनाई गई है। दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति को संपत्ति का लेन देन, शादी विवाह, व्यापार व्यवसाय और निर्माण के कार्य करते समय कभी कभी कानूनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। इन्हीं कठिनाइयों को हल करने के लिए न्यायालय विशिष्ट यानी कि खास प्रक्रिया के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति को उपचार प्रदान करता है। इसी प्रक्रिया को सीपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता में शामिल किया गया है। आइए अब जानते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता का क्या काम है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि भारतीय कानून को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें पहला है सब्सटेंटिव लॉ यानी मौलिक विधि और दूसरा है प्रोसीजरल लॉ यानी प्रक्रिया विधि। इसी तरह सिविल प्रक्रिया संहिता भारत में सिविल यानी दीवानी कार्यवाही के प्रशासन से संबंधित एक प्रोसीजरल लॉ है यानी कि प्रक्रियात्मक कानून है, जो सिविल मामलों में अधिकारों और देनदारियों के प्रवर्तन के लिए अदालतों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और तंत्र को निर्धारित करता है। दोस्तों, सिविल प्रक्रिया संहिता एक ऐसा सामान्य कानून है जो कानून के नियमों और विनियमों की प्रणाली को दर्शाता है। इसी के अनुसार अगर किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन के अधिकारों का किसी अन्य व्यक्ति, संस्था या संगठन द्वारा उल्लंघन किया जा रहा हो, तो जिस व्यक्ति, संस्था या संगठन के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है वो अपने हुए नुकसान की भरपाई के लिए न्यायालय के शरण में जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की ही मदद से देश के नागरिकों के अधिकारों का पता चलता है और उनकी सुरक्षा की जाती है। यह अधिकतर निजी मामलों को ही हल करता है, जो कि आमतौर पर व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों के होते हैं। आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी निजी या सार्वजनिक अधिकार के बारे में 2 या उससे अधिक पक्षों के बीच जो मामला शुरू होता है वो सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा ही हल किया जाता है।
इस प्रक्रिया विधि का काम सिर्फ अधिकारों का निर्णय करना ही नहीं होता है, बल्कि इन अधिकारों का प्रवर्तन सुनिश्चित करना भी है। इसी उद्देश्य से ही सिविल प्रक्रिया संहिता पारित की गई है। आइए अब जान लेते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों, सिविल प्रक्रिया संहिता का मुख्य उद्देश्य भारत में दीवानी न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित कानून को मजबूत करना और संशोधित करना है, जिससे नागरिकों के अधिकारों और दायित्व को लागू करके निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित किया जा सके। आसान शब्दों में कहें तो सिविल प्रक्रिया संहिता का उद्देश्य किसी व्यक्ति, संगठन या संस्था के अधिकारों को बनाए रखना, उनकी रक्षा करना और गलत काम करने वाले को सजा देने के बजाय उसके द्वारा ही किए गए नुकसान की उसी से ही भरपाई कराना होता है। इसमें गलत काम करने वाले से केवल उस हद तक ही भरपाई के लिए मुआवजा दिलवाया जाता है जितना पीड़ित पक्ष को हुए नुकसान की भरपाई के लिए जरूरी होता है। आइए अब देखते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता के अंदर कौन कौन से मामले आते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता में अधिकतर निजी मामले या किसी संपत्ति से संबंधित मामले ही आते हैं, जैसे कि पारिवारिक विवाद, किराए के मामले, बिक्री से संबंधित विवाद, कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करना और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले मामले। ये जैसे कुछ मामले आते हैं जो सिविल वाद या दीवानी वाद कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी निजी या सार्वजनिक अधिकार को लेकर दो या अधिक व्यक्तियों में जो वाद शुरू होता है उसे सिविल वाद कहा जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता कानून इन सब विवादों को ही हल करने की प्रक्रिया के बारे में ही बताता है, यानी दीवानी मामलों का निपटारा सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड की मदद से ही किया जाता है। दोस्तों, थोड़ा डिटेल में जाने तो सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार सिविल वादों में कर्ज या किसी अन्य धनराशि की वसूली से संबंधित वाद, नागरिक अधिकारों यानी सिविल राइट से संबंधित वाद जैसे कॉपीराइट, सड़क पर आवागमन से संबंधित वाद, चल या अचल संपत्ति से संबंधित वाद, सुखाधिकार से संबंधित वाद जैसे व्यक्तिगत नाले का उपयोग, नाली, नींव से आदि संबंधित वाद, मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद, पारिवारिक विवाद जैसे वैवाहिक विवाद, भरण पोषण से संबंधित विवाद, किसी करार या समझौते से संबंधित विवाद, साझेदारी फर्म या लेखा जोखा से संबंधित विवाद, धार्मिक अधिकारों से संबंधित वाद, सार्वजनिक स्थलों से संबंधित विवाद, मोटर दुर्घटना हेतु प्रतिकर आदि से संबंधित विवाद, ये वाद शामिल किए जाते हैं। आइए अब जानते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता का उपयोग कहाँ होता है। सिविल प्रोसीजर कोड यानी सिविल प्रक्रिया संहिता का उपयोग सिविल कोर्ट यानी दीवानी अदालतों में होता है। सिविल मामले देखने वाले को जज कहा जाता है। जज को हम न्यायाधीश के नाम से भी जानते हैं और सिविल मुकदमा दायर करने वाले को वादी और जो मुकदमे का जवाब देता है उसे प्रतिवादी कहा जाता है और इसी पूरी प्रक्रिया को मुकदमेबाजी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता में कितनी धाराएं और अध्याय हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में 158 धाराएं और दूसरे भाग में पहली अनुसूची को शामिल किया गया है, जिसमें 51 आदेश और नियम शामिल हैं। धाराएं क्षेत्र अधिकार के सामान्य सिद्धांतों से संबंधित प्रावधान प्रदान करती हैं, जबकि आदेश और नियम भारत में सिविल कार्यवाही को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं और विधियों को निर्धारित करते हैं। चलिए अब जानते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता का इतिहास, यानी ये कब और कैसे लागू की गई। सन 1859 से पहले भारत में दीवानी अदालतों की प्रक्रिया से संबंधित कोई समान संहिताबद्ध कानून यानी समान नागरिक प्रक्रिया संहिता नहीं थी। उस समय प्रेसिडेंसी कस्बों में क्राउन कोर्ट और मुफस्सिल में प्रांतीय न्यायालय यानी अदालतें थीं। मुफस्सिल क्षेत्रों में अदालतें विभिन्न नियमों और विनियमों के आधार पर दीवानी प्रक्रिया की विभिन्न प्रणालियों द्वारा शासित होती थीं, जिन्हें बदलती जरूरतों और परिस्थितियों में फिट करने के लिए बार बार बदला जाता था। सिविल प्रक्रिया को एक रूपता देने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय विधान परिषद ने सिविल प्रक्रिया संहिता 1858 को पारित किया, जिसे 23 मार्च सन 1859 को गवर्नर जनरल की सहमति से लागू किया गया। इसके पारित होने के साथ सिविल प्रक्रिया का एक समान कोड पेश किया गया,
जिसने कई प्रक्रिया संहिताओं की बुराइयों को कुछ हद तक तो दूर कर दिया, लेकिन इससे भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई, क्योंकि 1859 की संहिता के साथ परेशानी ये थी कि ये सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालयों जो उस समय के रॉयल चार्टर के तहत क्राउन कोर्ट थे और प्रेसिडेंसी स्मॉल कोज कोर्ट्स यानी सदर दीवानी अदालतों में जो गवर्नर जनरल द्वारा न्यायिक योजना के तहत प्रधान न्यायालय थे, इन पर लागू नहीं होती थी। लेकिन बाद में इस संहिता का विस्तार पूरे ब्रिटिश भारत में कर दिया गया और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के पारित होने के बाद क्राउन कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालयों और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि उनके स्थान पर उस समय मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए और 1859 के कोड को उच्च न्यायालयों पर भी लागू किया गया। हालांकि सन 1859 की संहिता को कई दोषों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये व्यवस्था खराब और अपूर्ण थी। 1859 की संहिता को समय समय पर संशोधित किया गया और इसके स्थान पर सन 1877 की एक नई सिविल प्रक्रिया संहिता को पारित करना आवश्यक हो गया। लेकिन 1877 की संहिता भी उद्देश्य को अच्छी तरह से पूरा नहीं कर सकी और इसमें भी सन 1878 और सन 1879 में फिर से कई संशोधन किए गए और सन 1877 से 5 वर्ष के बाद 1882 में फिर से तीसरी सिविल प्रक्रिया संहिता लागू की गई और इसमें भी अपने पूर्ववर्तियों की कमियों को दूर करने में कमी थी, जिस कारण सिविल प्रक्रिया संहिता 1882 में भी कई बार संशोधन किए गए और आखिर में 1882 की संहिता के दोषों को देखते हुए इसके सभी दोषों को दूर करने के बाद वर्तमान सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 को पारित किया गया, जो 1 जनवरी 1909 को लागू हुई। इस प्रकार 1908 की वर्तमान सिविल प्रक्रिया संहिता लागू की गई थी। दोस्तों, समय के साथ साथ इसमें भी कुछ संशोधन करना आवश्यक समझा गया ताकि इसे और अधिक सार्थक बनाया जा सके और नागरिक न्याय के प्रशासन को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सके, जिससे दीवानी मुकदमों को जल्दी निपटाने के लिए कार्यवाही के अनुसार वादियों की निष्पक्ष सुनवाई हो सके। इसीलिए 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों में सन 1976 में एक व्यापक संशोधन किया गया, जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1976 के नाम से जाना गया, जो कि फरवरी 1977 को लागू हुआ। इसके बाद सिविल प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 1999 और 2002 की संहिता 1 जुलाई 2002 को लागू हुई। दोस्तों, ये थी जानकारी सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड यानी सिविल प्रक्रिया संहिता के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की लॉ की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।